बैक्टीरियल इन प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहता है ऑन इट्स आउटसाइड सरफेस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ लिपिड बाइलेयर दैट इज सेमी परमेएबल. लिपिड बाइलेयर होती है जो कि सेमी परमेएबल होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इंटरनिंग द एग्जिस्टिंग द सेल. Plasma membrane or cell membrane provide protection for a cell. It also provide a fixed environment inside the cell. सेल के अंदर एक फिक्स्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती है एंड दैट मेम्ब्रेन हैज सेवरल डिफरेंट फंक्शन और उसके अलग अलग डिफरेंट फंक्शन होते हैं. पंप्स की बात करते हैं. पंप्स दैट मीन्स एटीपीएज आयन के जो पंप्स होते हैं वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स जो होती हैं उनके अंदर पंप्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. पंप्स आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन और किस चीज में हेल्पफुल होते हैं? इट इज इन्वॉल्व इन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट. जो प्राइमरी एक्टिव सोल्यूट के लिए जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा उसमें इन्वॉल्व होते हैं. आर कॉल्ड एज पंप. उन्हें पंप कहते हैं. ठीक है. दैट मीन्स जो पंप का काम होता है, पंप का काम एज अ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं ये. ठीक है. मोस्ट ऑफ द पंप ट्रांसपोर्ट आयन सच एज एच आयन एंड कैल्शियम आयन. कौन कौन से पंप? लाइक जो दो जिसमें से बहुत ज्यादा कॉमन है, हाइड्रोजन आयन एंड कैल्शियम आयन. Hydrogen ion and calcium ion across the membrane and are known as ion pump. बेसिकली जो हाइड्रोजन आयन और कैल्शियम आयन होते हैं उन्हें ही हम आयन पंप कहते हैं. तो आयन पंप कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन आयन एंड कैल्शियम आयन. सम पंप सच एज दोस्त जैसे एबीसी ट्रांसपोर्टर कैटेगरी. अभी हम आगे पढ़ेंगे एबीसी ट्रांसपोर्टर कैटेगरी. कुछ पंप्स ऐसे होते हैं जो एबीसी ट्रांसपोर्टर कैटेगरी में आते हैं. मे ऑल्सो ट्रांसपोर्ट लार्ज ऑर्गेनिक सॉल्यूट. ये क्या काम करते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्यूट जब लार्ज अमाउंट में होता है तो उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके. तो पंप्स क्या हुए? पंप्स इज अ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट. It's the primary active transport of solute. It is called as pump. Most of the pump transport ions such as hydrogen ion and calcium ion across the membrane and are known as ion pump. और जो pump के अंदर जो कुछ जो ions transport का काम करते हैं like that hydrogen and calcium उन्हें बोलेंगे हम ion pump. Some pumps जो कुछ और भी pumps होते हैं जो कि ABC categories में count होते हैं जो transporter का ही काम करते हैं लेकिन क्या ऑर्गेनिक सॉल्यूट के लार्ज लेवल जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट लार्ज लेवल पे होता है उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं. तो उन्हें बोलते हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर कैटेगरीज में कंसीडर करते हैं. ठीक है. आयन पंप में भी टू टाइप. आयन पंप्स दो टाइप्स के हो सकते हैं. कौन कौन से? इलेक्ट्रो न्यूट्रल पंप एंड इलेक्ट्रोजेनिक पंप. ओके. कौन कौन से टू टाइप्स के आयन पंप है? इलेक्ट्रो न्यूट्रल पंप एंड इलेक्ट्रोजेनिक पंप. Electroneutral pump. Electroneutral pump are those which are associated with transport of ion with no net movement of charge. Electroneutral pump. Neutral मतलब कि एकदम उदासीन. न्यूट्रल हर चीज के लिए नो रेस्पॉन्स. किसी भी ट्रांसपोर्ट के लिए नो एनी रिस्पॉन्स. ठीक है. उसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप. तो इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप में क्या होगा? इस जो इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप में वो आयंस आते हैं या उस मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, उन आयन के मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें कोई भी मूवमेंट चार्ज नहीं होता है. नो नेट मूवमेंट चार्ज अक्रॉस द मेम्ब्रेन. एग्जाम्पल के लिए एच आयन, के आयन एटीपीएस ऑफ सम एनिमल सेल पंप out of H ion for each K ion taken in with no net movement of charge. ठीक है. Therefore it is an electroneutral pump.
तो ये क्या हो गई, इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप। फर्स्ट ऑफ ऑल पंप जो ये मेन हेडिंग है, ये पंप क्या काम कर रहा है, हम इसे किस में पढ़ रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ रहे हैं। क्या काम है इस पंप का, जो ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का वो पंप के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट जिसे हम पंप बोल रहे हैं, इसमें भी एच आयन और कैल्शियम आयन जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तो उन्हें हमने आयन पंप बोला। उसके बाद हम आयन पंप्स की बात कर रहे हैं। आयन पंप्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप एंड इलेक्ट्रोजेनिक पंप। जो इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप है, इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप में कोई भी चार्ज नहीं लगता, ठीक है। मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आयंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए नो नेट चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं लगता, इसलिए उसे इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप बोलते हैं। और इसका एग्जांपल, अगर जिसमें कोई भी न्यूट्रल चार्ज नहीं लगता, उसका एग्जांपल है हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन, ठीक है। एटीपीएस, हाइड्रोजन एंड के आयन एटीपीएस जो सम एनिमल सेल में होता है। हाइड्रोजन आयन फॉर ईच एच आयन टेकन इन विच नो नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता, देयरफॉर इट इज एन इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप। इलेक्ट्रोजेनिक पंप कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोजेनिक पंप वो होते हैं जिनमें नेट मूवमेंट का चार्ज लगता है। अगर कोई भी आयन मूव करके अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जा रहा है, सेल के आर पार जा रहा है, तो उसमें वो एक चार्जेबल होगा, ठीक है, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोजेनिक पंप। इलेक्ट्रो एग्जांपल के लिए एच आयन एटीपीएस जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है एंड एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है। एच आयन एटीपीएस प्लांट सेल एंड एनिमल सेल पंप। आउट ऑफ एच आयन विद नेट मूवमेंट ऑफ वन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसमें क्या लगेगा, वन पॉजिटिव चार्ज लगेगा, देयरफॉर इट इज एन इलेक्ट्रोजेनिक पंप। कैसा होगा वो, इलेक्ट्रोजेनिक पंप होगा। सोडियम आयन पोटेशियम आयन एटीपीएस, ठीक है। Animal cells such as neuron is also an example of electrogenic pump. ये भी एक electrogenic pump का example है, because क्यों है, it expel 3 sodium ion for every 2 potassium ion. ये 2 पोटेशियम आयन के लिए 3 सोडियम आयन एक्सपेल करता है, ठीक है, जो नेट मूवमेंट की तरफ मूव ऑन करता है और 1 पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे देख ले, कैल्शियम आयन एटीपीएस, ठीक है। जो अगर आपको एग्जांपल आते हैं कि गिव एनी 3 या 2 एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोजेनिक पंप, तो कौन कौन से एग्जांपल है, एच आयन एटीपीएस, एच आयन पीपीएस एंड कैल्शियम आयन एटीपीएस आर मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोजेनिक पंप इन प्लांट सेल, are most common electrogenic pump in plant cell and their direction is outward. डायरेक्शन इसका कैसा होता है, आउटवर्ड की तरफ होता है, यानी कि सेल के बाहर की तरफ होता है। देयरफॉर अदर मैकेनिज्म सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आर रिक्वायर्ड फॉर अपटेक ऑफ मोस्ट ऑफ द मिनरल न्यूट्रिएंट्स, जबकि जो ये है आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जिसमें पंप है, पंप के अंदर 2 टाइप के जो आयन पंप्स हैं वो हैं आपके इलेक्ट्रोजेनिक एंड इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप है, ठीक है। इसमें सेकेंड वन और एक ट्रांसपोर्ट होता है जिसे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है मिनरल न्यूट्रिएंट्स को इन एंड आउट करने में होती है, किसको, जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें इन एंड आउट करने में होती है। द ब्रीफ अकाउंट ऑफ सम ऑफ द कॉमन पंप इन प्लांट सेल, बेसिकली प्लांट सेल का हम पढ़ रहे हैं, तो प्लांट सेल के अंदर जो पंप कॉमन पंप्स अवेलेबल है उनके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। जैसे कि प्रोटॉन एटीपीएस पंप, प्रोटॉन एटीपीएस पंप, प्रोटॉन एटीपीएस पंप को हम क्या, इसका सेकंड नेम क्या है, एच आयन एटीपीएस। तो व्हाट इज एच आयन एटीपीएस, एच आयन एटीपीएस इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन एटीपीएस पंप, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज पी टाइप एटीपीएस, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नाम इसके आगे, एच आयन एटीपीएस, प्रोटॉन एटीपीएस एंड पी टाइप एटीपीएस, ठीक है। कौन कौन से 3 नाम है, एच आयन एटीपीएस, प्रोटॉन एटीपीएस एंड पी टाइप एटीपीएस, एंड आर फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट एंड पॉसिबल अदर सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि मैं पढ़ा रही हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें टोनोप्लास्ट यानी कि कहाँ पे, टोनोप्लास्ट क्या होता है, वैक्यूल,
वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट रहने वाले, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट एंड अदर पॉसिबल सेल मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटॉन एटीपीएस पंप के जो नेम है अदर वो कौन कौन से हैं? पी टाइप एटीपीएस, एचआईएन एटीपीएस एंड प्रोटॉन एटीपीएस कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट एंड अदर सेल मेम्ब्रेन में ये पाई जाती है। These are structurally different and operate in reverse of P-type ATPase, ठीक है। स्ट्रक्चरली एकदम डिस्टिंक्ट होती है एंड ऑपरेट इन रिवर्स ऑफ एफ टाइप एटीपीएस। और अगर इसका ऑपरेशन सिस्टम देखा जाए कि किस टाइप से काम करती है, तो ये जस्ट एफ टाइप एटीपीएस के जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है। दैट इज दे हाइड्रोलाइज एटीपीएस इंस्टेड ऑफ सिंथेसाइज इट। मतलब एटीपीएस एफ एन एटीपीएस के अपोजिट क्यों होती है? ये क्या ये करती है एटीपीएस का हाइड्रोलाइज, ठीक है, हाइड्रोलाइज करती है। लेकिन एफ टाइप एटीपीएस में सिंथेसिस होता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सिंथेसिस। एटीपीएस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो नोन एज एफ टाइप एटीपीएस, ठीक है। एफ टाइप का एटीपीएस किस किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है एंड क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लियर हुआ? पी टाइप का एटीपीएस किस में पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, टोनोप्लास्ट में पाया जाता है एंड अदर सेल मेम्ब्रेन्स में पाया जाता है। और एफ टाइप और पी टाइप में क्या डिफरेंस है? जो एफ टाइप एटीपीएस होता है वहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता है, जबकि जो पी टाइप का एटीपीएस है वहाँ पे एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है, वहाँ पे एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है। ये है एचआईएन एटीपीएस का फिगर। ध्यान से देखो इसे। आउट ऑफ द सेल एंड साइटोप्लाज्म इनर साइड है, एटीपी से एडीपी प्लस पीआई हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। और एच आयन साइटोप्लाज्म से एच आयन निकल के आउटसाइड द सेल मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। और जो डोमेन टाइप की स्ट्रक्चर है इसमें कितनी बनी हुई है? एचआईएन एटीपीएस को पी टाइप एटीपीएस भी बोलते हैं। दिस एंजाइम प्रोटीन इज अ सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड विद 10 हाइड्रोफिलिक ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट और डोमेन, ठीक है। कितने सेगमेंट होते हैं इसमें? 10 हाइड्रोफोबिक 10 हाइड्रोफोबिक ट्रांसमेम्ब्रेन। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर जाने वाले। Only 3 of these are shown in helical coils, जिसमें से 3 हेलिकल कॉइल्स में प्रेजेंट है। 1 2 3 आपको अपर साइड जहाँ पे ये डोमेन दिखाई दे रहे हैं, सेकेंड डोमेन एंड फर्स्ट डोमेन के ऊपर एक हेलिकल फॉर्म दिखाई दे रही है। 10 एंड 9 के ऊपर एक हेलिकल दिखाई दे रही है। 8 एंड 7 के ऊपर एक लूप जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। These segments are joined by hydrophilic loop. हाइड्रोफिलिक लूप से जुड़े हुए रहते हैं which project in cytosol and cell wall. साइटोसॉल एंड सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। The ATPase binding site is believed to be an aspartic acid residue. ATPase बाइंडिंग साइट पर एक एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू जिसे डी बोलते हैं वो सिचुएटेड होता है लूप के ऊपर, ठीक है। ऑन लूप कनेक्टिंग फोर्थ एंड फिफ्थ सेगमेंट। कौन से लूप पर प्रेजेंट होता है? फोर्थ एंड फिफ्थ सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स साइटोसेलिक साइड। जिधर की साइड साइटोसॉल प्रेजेंट होता है उधर की साइड प्रेजेंट होता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपीएस कॉज कन्फॉर्मेशनल चेंजेस। जैसे ही एटीपीएस
का हाइड्रोलाइसिस होगा उसके थ्रू कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे प्रोटीन में, एंड एच आयन इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइटोसोल टू आउटसाइड अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उससे क्या होगा, जो एच आयन है साइटोसोल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव कर जाएंगे। आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम में जो एच आइन एटीपीएस का है, जो आपको ये लूप जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, enzyme protein is a single chain polypeptide with 10 hydrophobic transmembrane। कितनी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है इसमें? 10। ठीक है, 10 हाइड्रोफोबिक ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट या डोमेन प्रेजेंट है, जिसमें से जो 3 है, जिसमें से 3 है हेलिकल कॉइल्स में है। ठीक है, हेलिकल कॉइल्स जो कि आपके कॉइल जैसी स्ट्रक्चर बना रही है, आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें कॉइल के जैसी 3 स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो ये जिसमें से 3 कॉइल के जैसे स्ट्रक्चर बना रही है, एंड अदर आर शोन एज सिलेंड्रिकल इन द फिगर। और जो बाकी की है उसके कंपैरिजन में वो बेलनाकार स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, दीज एंजाइम आर जॉइंड बाय हाइड्रोफिलिक लूप। और ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? हाइड्रोफिलिक लूप से जुड़ा हुआ है, विच प्रोजेक्ट इन साइटोसोल एंड सेल वॉल, यानी कि एपोप्लास्ट। एटीपीएस बाइंडिंग साइट में ये माना जाता है कि इसमें एक एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होता है, जिसे डी बोलते हैं, एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू situated on loop connecting fourth and fifth segment। कहाँ पे प्रेजेंट है ये? फोर्थ पे और फिफ्थ पे। फोर्थ एंड फिफ्थ सेगमेंट से कनेक्टेड है ये टुवर्ड्स साइटोसिलिक, जो साइटोसोल की तरफ है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपीएस कोज कन्फॉर्मेशनल चेंजेस। हाइड्रोलाइसिस जब होगा एटीपीएस का तो कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे। जैसे ही एटीपी से एडीपी प्लस पीआई में कन्वर्ट होगा, उसी टाइम जो एच आयन होगा, एच आयन साइटोसोल से आउटसाइड ऑफ द सेल मूवमेंट कर जाएगा। बात करते हैं एच आयन एटीपीएस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट में क्या क्या होता है। जो एटीपीएस का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट है, उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एच आयन एटीपीएस है वो इनहिबिटेड होता है बैंडेट आयन से। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एच आयन एटीपीएस है ये किसके थ्रू इनहिबिटेड होगा? बैंडेट आयन BO3, but are insensitive or other ion such as NO3। बैंडेट आयन से इनहिबिट होगा, लेकिन बाकी और आयंस के लिए वो सेंसिटिव रहेगा। ठीक है, एंड सिंगल प्रोटॉन एच आयन इज ट्रांसलोकेटेड फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी हाइड्रोलाइसिस। इस वाली स्ट्रक्चर में देखो आप, बैक वाली में, जहाँ पे एच आयन का, जहाँ पे एटीपी से एडीपी प्लस पीआई में कन्वर्ट हुआ, वहाँ एच आयन साइटोसोल से आउटसाइड द सेल मूवमेंट करेगा, आउटसाइड द सेल मूवमेंट करेगा, और केवल एक एच आयन ही साइटोप्लाज्म से आउटसाइड द सेल मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो एक केवल सिंगल प्रोटॉन ट्रांसलोकेटेड होता है फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, वैक्यूलर एटीपीएस की बात करते हैं हम। वैक्यूलर एटीपीएस में क्या होता है? वैक्यूलर एटीपीएस इनसेंसिटिव होता है BO3 के लिए, बट स्ट्रॉन्गली इनहिबिटेड हो जाता है NO3 से। ठीक है, जस्ट उल्टा है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वेंडेट आयन इनहिबिट करता है, वहां पे वैक्यूल आयन वेंडेट आयन के लिए सेंसिटिविटी शो करता है। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन NO3 आयन के लिए इनसेंसिटिव होता है, वहीं पे वैक्यूल आयन NO3 से इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, जस्ट उल्टा है इसमें। 2 प्रोटॉन यानी कि 2H आयन आर ट्रांसलोकेटेड फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी हाइड्रोलाइज। पहले में क्या था? सिंगल प्रोटॉन ट्रांसलोकेटेड हो रहा था, जैसे ही एटीपी हाइड्रोलाइज हो रहा था साइटोसोल से अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन।
लेकिन वैक्यूल यानी कि ट्रांसपोर्ट के केस में क्या है कि 2H आयन ट्रांसलोकेटेड होते हैं फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी हाइड्रोलाइज resemble structurally of F-type ATPase of mitochondria and can be separated into two complex analogous to F0 and F1, but unlike the former are not inhibited by oligomycin or acids. प्रोटॉन पायरोफॉस्फेटेज यानी कि एच आयन पीपीएज, ठीक है, एच आयन पीपीएज दोनों के बीच में डिफरेंस इजीली आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एच आयन पीपीएज के बारे में मैं अभी बता रही हूँ और एच आयन एटीपीएज के बारे में मैं बता चुकी हूँ। देयर आर मेनली फाउंड इन टोनोप्लास्ट। कहाँ पे मिलती है? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होता है? वैक्यूल। ओके, there are mainly found in tonoplast but may also occur in membrane of Golgi bodies, लेकिन Golgi bodies में भी ये मिलती है। They pump proton into the lumen of vacuole and Golgi cisternae, ठीक है। ये जो पंप प्रोटॉन होते हैं वैक्यूल और गोल्गी सिस्टर्नी के ल्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। एच आयन एटीपीएस किस किस में था? एच आयन एटीपीएस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में था, टोनोप्लास्ट में था, ठीक है, लेकिन एच आयन पीपीएस किस में है? टोनोप्लास्ट में है। टोनोप्लास्ट के साथ साथ गोल्गी बॉडीज में भी है। गोल्गी बॉडीज और टोनोप्लास्ट के कहाँ पर है? ल्यूमन, ल्यूमन के अंदर प्रेजेंट है। These pump appear to work in parallel with vacuole ATPase to create proton gradient across the tonoplast. ये प्रोटॉन जब वैक्यूलर एटीपीएस पैरेलल वर्क करता है तो वहां पर अपीयर होते हैं और क्या काम करते हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं टोनोप्लास्ट के अक्रॉस, ठीक है। This enzyme protein consists of a single polypeptide chain। कौन? प्रोटॉन पायरोफॉस्फेट के पास क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन की एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसका मॉलिक्यूलर मास 80 किलो डाल्टन होता है और उसमें क्या प्रेजेंट था? एटीपीएस में 10 डोमेन प्रेजेंट थे उसमें, इसमें सिंगल डोमेन प्रेजेंट है जिसका मॉलिक्यूलर मास 80 किलो डाल्टन है, ठीक है, एंड यूटिलाइज एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट और एनर्जी को यूटिलाइज करता है हाइड्रोलाइसिस करके पीपीआई से एनर्जी को ये यूटिलाइज करता है, ठीक है। फ्री एनर्जी रिलीज्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ पीपीआई, जैसे ही फ्री एनर्जी होती है पीपीआई के हाइड्रोलाइसिस करने से, इज लेस देन दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। उससे क्या होगा? एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा। वैक्यूलर एच आयन पीपीएस ट्रांसपोर्ट ओनली 1 एच आयन, ठीक है, पर पीपीआई मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज, केवल एक एच आयन का पर पीपीआई मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज करता है, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा एच आयन एटीपीएस। क्या है ये? इलेक्ट्रोजेनिक ट्रांसपोर्ट। ध्यान रखना कौन सा ट्रांसपोर्ट है? इलेक्ट्रोजेनिक ट्रांसपोर्ट, एच आयन एटीपीएस, एच एन पीपीएस। एंड थर्ड है कैल्शियम पंपिंग एटीपीएस। कौन सा है? कैल्शियम पंपिंग एटीपीएस। कैल्शियम पंपिंग एटीपीएस, these are found in plasma membrane, tonoplast and possible other cell membranes such as those of chloroplast and ER। कहाँ पे मिल रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, टोनोप्लास्ट के अंदर एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंड ER के अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा एटीपीएस आयन नहीं पाया जाता? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटॉन पायरोफॉस्फेटेज नहीं पाया जाता, ठीक है। बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एटीपीएस आयन और कैल्शियम एटीपीएस आयन पाए जाते हैं।
ठीक है। कौन सा आयन नहीं पाया जाता? जो आयन चैनल होता है एच पीपीएज नहीं पाया जाता। कैल्शियम आयन पंप, कैल्शियम पंपिंग एटीपीएज जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, टोनोप्लास्ट में होता है, और पॉसिबली जो अदर क्लोरोप्लास्ट और ईआर होते हैं उनमें होता है। दीज पंप कपल हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, ये पंप कपलिंग में एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करते हैं with translocation of calcium ion across the membrane। इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है किसका होता है? कैल्शियम आयन का होता है। इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैल्शियम आयन एटीपीएज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में जो कैल्शियम आयन एटीपीएज होता है वो साइटोसोल की तरफ पंप आउट करता है। मैं इस लाइन को रिपीट कर रही हूँ एंड नोट करना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर केस में बात करते हैं हम कैल्शियम आयन एटीपीएज की, तो कैल्शियम आयन साइटोसोल में पंप्ड आउट करेगा। ठीक है, कहाँ करेगा? साइटोसोल के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं हम वैक्यूल की, तो कैल्शियम आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन वर्क करेगा। ठीक है, दिस हेल्प टू कीप साइटोसोलिक कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन, ये कैल्शियम आयन का साइटोसोलिक कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन लो टू अवॉइड participation of phosphatase and to keep calcium dependent signaling pathway operating properly। फोर्थ आता है हमारा एटीपी बाइंडिंग कास्टी ट्रांसपोर्टर, जिसे एबीसी ट्रांसपोर्टर हम बोलते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था एबीसी ट्रांसपोर्टर के बारे में आपको, कि जो बिग ऑर्गेनिक सॉल्यूट होते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। सर्टेन लार्ज मेटाबोलाइट्स जैसे कि एंथोसाइनिन and other secondary plant produce are removed by cytosol and transport across the tonoplast to the vacuole through ABC transporter। ठीक है, certain large metabolites such as anthocyanin and other secondary plant product, जो कुछ लार्ज मेटाबोलाइट्स होते हैं जैसे कि एंथोसाइनिन या दूसरे सेकेंडरी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, वो साइटोसोल से रिमूव होंगे और ट्रांसपोर्ट होते हैं टोनोप्लास्ट से। टोनोप्लास्ट क्या है? जो वो वैक्यूल की अंदर की लेयर है, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन या वैक्यूल लेयर जिसे बोलते हैं, वहां से रिलीज होते हैं, और टोनोप्लास्ट से रिलीज होकर थ्रू द किसके थ्रू रिलीज होते हैं? एबीसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू रिलीज होते हैं। ठीक है, किसके थ्रू रिलीज होते हैं? एबीसी ट्रांस तो अभी आपने 4 टाइप्स के एटीपीएज पढ़े हैं, जो मतलब पंप है। कौन कौन से हैं वो? इलेक्ट्रोजेनिक पंप में आते हैं चारों। इलेक्ट्रोजेनिक पंप में जो कि एचाइन एटीपीएज है, एचाइन पीपीएज है, कैल्शियम एटीपीएज है, और साथ में एबीसी ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, एबीसी ट्रांसपोर्टर जो जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के थ्रू, जो सेकेंडरी प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के थ्रू जो प्रेजेंट होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल, वो साइटोसोल से ट्रांसपोर्ट होते हैं, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, और जो एबीसी ट्रांसपोर्टर है उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। और एबीसी ट्रांसपोर्टर कहाँ सिचुएटेड होता है? टोनोप्लास्ट के ऊपर सिचुएटेड होता है। दैट कंज्यूम एटीपी डायरेक्टली, जो कि क्या काम करता है? एटीपी को डायरेक्टली कंज्यूम करने का काम करता है। रिसेंटली एबीसी ट्रांसपोर्टर have also been reported from plasma membrane and also mitochondria।
अभी रिसेंटली देखा गया है कि जो एबीसी ट्रांसपोर्टर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया में भी रिपोर्टेड किया गया है। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट एटीपीएस बाइंडिंग साइट में। ये एक फर्स्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये कह सकते हो आप, फर्स्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कैल्शियम आयन के थ्रू जो आयन चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते थे। सेकेंड है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट आपको लास्ट ईयर भी पढ़ाया था। सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट का मैं एक बार आप लोगों के साथ डायग्राम शेयर कर देती हूँ। आप देख पा रहे होंगे सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट का जो डायग्राम है यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं सिम्पोर्ट की, जहाँ पे ए लिखा हुआ है सिम्पोर्ट में, दैट मीन्स एच आयन आउटसाइड सेल पे एक सिम्पोर्टर है। एच आयन अंदर की साइड अगर साइटोप्लाज्म में आता है तो वहीं पे जो ए आयन है वो अंदर की साइड भी साइटोप्लाज्म के अंदर इंसर्ट करता है। ठीक है, एंटीपोर्ट में अगर एक आयन अंदर जाएगा तो जैसे दूसरा बाहर की साइड रिलीज होगा, एंटीपोर्ट। ठीक है, सिम्पोर्ट में दोनों अंदर की साइड आएंगे और एंटीपोर्ट में एक अंदर आएगा तो दूसरा बाहर जाएगा। जब सिम्पोर्ट होता है तो वहां पे इलेक्ट्रो केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट सोल्यूट ए का लो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा सोल्यूट का वो लो होगा। लेकिन अगर एंटीपोर्ट के केस में देखते हैं तो एंटीपोर्ट के केस में तो कोई भी अगर मॉलिक्यूल अंदर की साइड अंदर से बाहर की साइड जा रहा है तो उसका जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो हाई होगा। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द सेल एंटीपोर्ट के केस में हाई होगा, लेकिन आउटसाइड ऑफ द सेल सिम्पोर्ट के केस में जो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा सोल्यूट ए का वो लो होगा।